गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने कल चैप्टर 8 दोहा अष्टक समझा था और उसके बाद उसके शब्दार्थ देखे थे और अब मुहावरे भी देखा था। और अब लिखते हैं अभ्यास। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला लिखिए, आपको लिखना है, मौखिक उत्तर नहीं देना है, आपको लिखना है। पहला है, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो आंसर लिखिए, क्योंकि खजूर का पेड़ बहुत ही ऊंचा है। क्योंकि खजूर का पेड़ बहुत ही ऊंचा है। उसके फल भी बहुत ऊंचे लगते हैं। उसके फल भी बहुत ऊंचे लगते हैं। पेड़ में इसीलिए हमें वे फल तोड़ने हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया गया है। बड़े लोगों के पास कुछ करवाना हो तो उससे भीख मांगनी पड़ती है। पूरा क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि खजूर का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, उसके फल भी बहुत ऊंचे लगते हैं। पेड़ हमें वे फल तोड़ने हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर का उदाहरण दिया गया है। बड़े लोग के पास कुछ करवाना हो तो उसके भीख मांगनी पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों? तो साधु पुरुष सूप जैसा होना चाहिए। सूप में अच्छा अनाज नीचे रह जाता है और जो कचरा होता है वह उड़कर बाहर निकल जाता है। उस तरह सज्जन पुरुष भी ऐसा होना चाहिए। कोई लोग कोई बात करे पर हमें उससे अच्छी बातें ही लेनी चाहिए। बुरी बातें नहीं सीखनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो आंसर लिखिए, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहा है। तुलसीदास ने सबको हिल मिलकर रहने को कहा है। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। वे अलग अलग कपड़े पहनते हैं। अल्पविराम, अलग अलग धर्म में मानते हैं। अल्पविराम, अलग अलग बोली बोलते हैं। पर हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए।
चाहिए। क्योंकि यदि हम नदी के प्रवाह के विरुद्ध नाव चलाएंगे तो धारा के विरुद्ध नाव चलाने से नाव टूट जाती है। हमारे धर्म में कहा गया है कि सब धर्म समभाव है। सभी धर्म का अपना अपना महत्व है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते? तो आंसर लिखिए, हम गरीब लोगों को खाना देकर अल्पविराम नौकरी देकर अल्पविराम उसे दूसरा काम दिलाकर उसकी मदद कर सकते हैं। पांचवा है, सज्जन लोग अपनी धन संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो आंसर लिखिए, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरे के हित के कार्य के लिए करते हैं। दूसरों का भला हो ऐसे कार्य करके अपने धन संपत्ति का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों को विलोम शब्द से सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, पहला है आदर, तो लिखते जाइए, आदर का विरोधी है अनादर। तो पहला सेंटेंस बनाइए, हमें मेहमानों को आदर देना चाहिए। अब उसका विरोधी है अनादर, तो उसका वाक्य बनाइए, हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरा है स्वकाज। स्वकाज का विरोधी होता है परकाज। स्वकाज का विरोधी शब्द होता है परकाज। तो स्वकाज से वाक्य बनाइए, हमें हमारा स्वकाज खुद करना चाहिए। स्वकाज मतलब अपना कार्य, तो हमें हमारा स्वकाज खुद करना चाहिए। अब है परकाज से वाक्य बनाइए, हमें हमेशा परकाज के लिए कार्य करना चाहिए। परकाज मतलब दूसरों के लिए। दूसरा है बुरा, तो बुरा का होता है भला। बुरा मतलब अच्छा। तो वाक्य बनाइए, राधा कभी बुरा काम नहीं करती। दूसरा वाक्य बनाइए, राकेश हमेशा अच्छा काम करता है। उसके बाद देखिए प्रेम का विरोधी शब्द है नफरत। तो लिखिए, हमें सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। दूसरा वाक्य बनाइए, राधा के मन में किसी के भी प्रति नफरत
नहीं है। उसके बाद है नज़दीक। नज़दीक मतलब दूर। नज़दीक मतलब दूर। तो बनाइए वाक्य, मेरा घर शाला से नज़दीक है। मेरा घर शाला से नज़दीक है। दूसरा वाक्य बनाइए, राधा का घर शाला से दूर है। राधा का घर शाला से दूर है। उसके बाद है मृत। तो वाक्य बनाइए, मृत का होता है जीवित, मृत का विरोधी होता है जीवित। तो वाक्य बनाइए, गरीब को देखकर हमारी भावना मृत नहीं होनी चाहिए। गरीबों को देखकर हमारी भावना मृत नहीं होनी चाहिए। दूसरा वाक्य बनाइए, मैंने एक जीवित आदमी को मंदिर से अंदर जाते हुए देखा। मंदिर से अंदर जाते हुए देखा। उसके बाद है बड़ा छोटा। तो वाक्य बनाइए, हमारे जीवन में हमें बड़ा काम करना चाहिए। हमारे जीवन में हमें बड़ा काम करना चाहिए। दूसरा वाक्य बनाइए, हमें किसी को छोटा आदमी नहीं समझना चाहिए। हमें किसी को छोटा आदमी नहीं समझना चाहिए। और लास्ट है सत्य असत्य। तो उसका वाक्य हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, वहीं लिख लेना। सत्य मतलब गांधी जी सत्य बोलते थे। असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अंदाज अपना। तो कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। हम देखते हैं कि कभी कोई इलाका ऐसा होता है जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती। नदी, नाले, तालाब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु, पक्षी, जानवर और लोग भूखों मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो पहले तो ये आपको बोला है कि आपको ऐसी परिस्थिति सामने आए तो आप क्या कर सकोगे। अब मैं अपने बारे में लिखती हूँ, अगर आपको अपने बारे में लिखना है, जैसे कि मैं हूँ तो मैं कहूँगी कि जिस गांव में अकाल है मैं वहाँ पे जाती। वहाँ के नदी, तालाब, सरोवर, खड्डा गांव के लोगों के पास खुदवाती ताकि बारिश का पानी उसमें भर जाए। फिर मैं नहर बनवाती। खेती में टिपक सिंचाई पद्धति को शुरू करवाती। और जो भूखे लोग हैं उसको फूड पैकेट देती। जो भूखे लोग हैं उसको फूड पैकेट देती। तो ये मेरी सोच में मैंने आंसर दिया है, आपको अपनी सोच में आंसर देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाई, सार को गही रहे, थोड़ो देही उड़ाई। तो आंसर लिखिए, साधु ऐसा होना चाहिए जैसे सूप जैसा। अच्छी बातें सीखनी चाहिए। बुरी बातें वहीं छोड़ देनी चाहिए। 10 बातें सुनकर जो सही बात लगे उस पर ही अमल करना चाहिए। दूसरा है,
तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोहे भस्म हो जाए। तो आंसर लिखिए, हमें गरीब की हाय, हमें गरीब की हाय, काउंस में लिखिए बद्दुआ, काउंस में लिखिए बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, कभी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि उसकी हाय कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि उसकी हाय कभी खाली नहीं जाती। मरे हुए ढोर से भी, मरे हुए ढोर से भी ढेंग बनने से लोह को गर्म किया जा सकता है, लोहे को गर्म किया जा सकता है। लोहा भी गर्मी में राख बन जाता है, लोहा भी गर्मी में राख बन जाता है। तीसरा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न कीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तुलवारी। तो रहीम जी कहते हैं कि कोई बड़ी चीज़ को देखकर छोटे को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, छोटे को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो बड़ी चीज़ नहीं कर सकती वे काम छोटी चीज़ें कर सकती है। अब है स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, साधु कैसा होना चाहिए। तो आंसर लिखिए, साधु सूप जैसा होना चाहिए, साधु सूप जैसा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं। तो आंसर लिखिए, कबीर जी कहते हैं कि लालच हमेशा मरवाती है, लालच हमेशा मरवाती है। गुड़ देखकर मक्खी उस पे बैठ जाती है, गुड़ देखकर मक्खी उसमें बैठ जाती है। बाद में वो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नहीं उड़ सकती। तीसरा है, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते। तो आंसर लिखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे देश में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। हमारे धर्म में कहा है कि सभी धर्म एक समान है, इसलिए सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। चौथा है, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। तो आंसर लिखिए, गरीब की हाय के लिए जानवर के गरीब की हाय के लिए मरे हुए जानवर का चामड़े की बात की गई है, मरे हुए जानवर के चमड़ी की बात हुई है। 5वां, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं। तो आंसर लिखिए, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ पाता,
दोबारा नहीं जुड़ पाता। अगर जुड़ भी जाए तो पहले जैसा प्रेम उसमें नहीं रहता। पहले जैसा प्रेम उसमें नहीं रहता। अब है भाषा सज्जता। नीचे दिए गए वाक्यों को रेखांकित शब्दों से ध्यान से पढ़िए। वह कौन जा रहा है? पहला इनाम किसे मिला? आप क्या लाए हैं? किसने कहा आज छुट्टी है? उपयुक्त वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि कौन, किस, क्या, किसने। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उपयुक्त वाक्यों में जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी परस्पर संबंधित शब्द है। तो वाक्य में जब संबंध बताने वाले सर्वनाम का उपयोग हो तो उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी। तो चलो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम से वर्गीकृत कीजिए। कौन से वाक्य है वो प्रश्नवाचक है और कौन से वाक्य संबंधवाचक है, तो वो हमें बताना है। तो पहली तो बात है कि आपको जब वाक्य देखोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा और जो संबंधवाचक होगा उसके पीछे सिर्फ फुल स्टॉप लिखा होगा। तो यहाँ से ही आप पहचान लेते हो। जैसे कि पहला है प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो वह कौन आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कौन आ रहा है, तो उसके सामने लिखिए संबंधवाचक सर्वनाम। वह कौन आ रहा है, तो उसके सामने लिखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, तो डैश करके लिखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा है जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। आज का इनाम किसे मिलेगा, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। 7 किसने कहा आज मेहमान आएंगे, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता देना। तो आपको फेयरबुक में क्या क्या लिखना है अगले फ्राइडे सैटरडे को बताने के लिए, तो चैप्टर 7 का मुहावरा 2, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 1 और भाषा सज्जता के सिर्फ आपको ये जो अभी मैंने लास्ट करवाया, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम से वर्गीकृत कीजिए, ये वाला आपको फेयरबुक में लिखना है। क्लियर? और आपको ये होमवर्क फ्राइडे सैटरडे को भेजना है। अब देखते हैं पुनरावर्तन। ये हमारा लास्ट है, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो चलो देखते हैं पुनरावर्तन 2। शब्दकोश में से शब्द में अर्थ खोजिए। शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। तो पहला है मंजिल। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। मंजिल मतलब कि जहाँ आपको पहुँचना है। चाम मतलब चमड़ा। चाम मतलब चमड़ा। निराला मतलब प्यारा। तरुवर मतलब वृक्ष। इरादा मतलब हम जो तय करते हैं। तराना मतलब पेड़। भस्म मतलब भूकी, हम कहते हैं ना भूकी हो जाती है। सूप मतलब झटकना, मतलब कि सुपड़ा। चटकाई मतलब हो जाना और उपाधि मतलब चिंता। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी धर्मों का सार क्या है, तो सभी धर्मों का सार है कि हमें हिल मिलकर रहना चाहिए।
दूसरा है साधु कैसा होना चाहिए, तो साधु सूप जैसा होना चाहिए। तीसरा है विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया है, तो ये मैंने आपको जब ये लेसन चल रहा था तब मैंने आपको समझाया था कि विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा जो अनेक सामाजिक प्रवृत्ति होती है उसमें उस क्षेत्र में योगदान दिया है। चौथा है गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है, तो ये तो हमने अभी लास्ट चैप्टर में ही देखा कि गरीब की हाय के लिए मरे हुए जानवर का चमड़े का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे देश की विशेषता क्या है, तो हमारे देश में विभिन्न ज्ञाति के लोग रहते हैं, सब अपने अपने धर्म निभाते हैं, सभी का पहरवेश, रहनी कैरी, रीत भाव, त्योहार सब अलग अलग होता है। सब अलग अलग होने के बावजूद भी हमारे देश के लोगों एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहते हैं, यही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा है तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे के साथ हिल मिलकर नहीं रहते तो अगर कोई परिस्थिति आई तो हमें उसमें अकेला सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमको तुलसीदास कहते हैं कि सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। तीसरा है विक्रम साराभाई ने प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ की है, तो ये मैंने आपको नाम लिखवाया जब चैप्टर शुरू था तब। चौथा है माला में कौन कौन से फूल एक रूप है, तो ये भी हमारे काव्य का प्रश्न है जो मैंने आपको ऑलरेडी स्वाध्याय में लिखा दिया है। परिच्छेद में योग्य विराम चिन्ह मूकिए, तो इस पर जीर्णधन बोला, अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है तो मेरी 1000 भाल की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं। अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे तराजू वापस कर दे। तो इसमें आपको फुल स्टॉप, अल्पविराम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा ये सब आपको लिखकर फिर से लिखना है। तो अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ आपको समझना है पुनरावर्तन। चौथा है शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, तो ये जो शब्द है वो आपस में यहीं तहीं खो गए तो आपको उसको पूरे अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे कि नदी हम बैठे थे किनारे, तो हम नदी के किनारे बैठे थे, हम नदी के किनारे बैठे थे। ऊपर है कि पेड़ बंदर कितने, पेड़ के ऊपर कितने बंदर है, पेड़ के ऊपर कितने बंदर है। वणिक रहता एक था किसी नगर में, एक नगर में एक वणिक किसी नगर में रहता था, एक वणिक किसी नगर में रहता था। 2 इनका कर हुआ, माल सामान लूटा इन्हें वापस, तो इसका है इन्हें 2 इनका कर हुआ, माल सामान लूटा इन्हें वापस। इन्हा जो माल सामान लूटा है वो वापस कर दो इनको। लास्ट है दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी इज्जत सारी दुनिया करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। तो लिंग परिवर्तन करना है, तो आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे, तो आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी। दूसरा है वह लेखक बनना चाहता है, तो वह लेखिका बनना चाहती है। नौकर आज बहुत ही देर से आया, तो नौकरानी आज बहुत देर से आई। नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, नई डॉक्टर बहुत अच्छी है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट खेल रही है। मौखिक कसौटी है, शिक्षक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर पूछेंगे। तो चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है, तो चिड़िया सुबह खुशी के गीत गाती है। दूसरा सुबह होते ही क्या क्या होता है, तो सुबह होते ही पक्षी का चहकना शुरू हो जाता है, सूर्य उगता है,
गायें होती है वो खेत में जाती है चरने के लिए। तीसरा, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? क्योंकि कुत्ता अपनी मालिक को वफादारी सेवा करता है। सभी नदियों कब एक होती है? जब समुद्र में मिलती है तब सभी नदियाँ एक हो जाती है। 5वां, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों? तो साधु पुरुष सूप जैसा होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी बात होती है उसे ग्रहण करते हैं और जो बुरी बात होती है उसको निकाल देते हैं। शिक्षक छात्रों को निम्नलिखित कविताओं में से किसी कविता का गान करवाइए, जैसे कि तब तुम्हारी याद आती है अथवा हिंद देश के निवासी। शिक्षक छात्रों के नीचे दिए गए शब्द समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग करवाइए, जैसे कि जल का क्या होता है? पानी। दूसरा है सूरज, तो सूरज का होता है इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो आप अपने आप पहले ढूंढने की कोशिश करना और फिर वाक्य बनाना है। जल मतलब पानी, तो वाक्य नर्मदा नदी में पानी का बहाव रहता है। ये मैं आपको कल के लेक्चर में करवा दूंगी। उसके बाद है निम्नलिखित शब्द पंक्तियों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो इसमें भी ऐसा ही है कि गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। दूसरा है सेवक रविशंकर हमारे महाराज मूक थे, तो रविशंकर महाराज हमारे मूक सेवक थे। राष्ट्रीय पक्षी और प्राणी हमारा मोर बाघ राष्ट्रीय, हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 2 अक्टूबर गांधी जी का 1869 में था, जन्म हुआ पोरबंदर, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। अब है क्रियात्मक कसौटी, जैसे कि निम्नलिखित शब्द काट से शब्दों की लिंग पहचान कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द जोड़ी बनाइए। तो राजा तो रानी, ग्वाला तो ग्वालिन, सेठ तो सेठानी, बंजारा तो बंजारिन। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर बताइए। ढोना, सूद, पंथ, ढेरों, मोल, ये हमने लिखवाए हैं ऑलरेडी आपको। तीसरा है श्याम पट के कोष्टक में दिए गए शब्द उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाने हैं। तो मोर, जीवन, भारत, अखबार, तो आपको ये ऐसा वाक्य बनाना है जिससे ये शब्द है उसमें आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द पत्तों को विरोधी शब्द से जोड़ रखिए और वाक्य बनाइए। तो सुबह तो शाम, सुबह तो शाम, अंत तो प्रारंभ, जंगली तो पालतू, बुराई तो अच्छाई, बुराई तो भलाई, पालतू तो आ गया जंगली। दोषी का होता है निर्दोष, अच्छा तो बुरा, अनियमित तो नियमित, दिन तो रात, भलाई तो बुरा, कठिन तो सरल, निर्दोष तो दोषी। तो ये वाक्य आपने कर लिए। अब एक काव्य पंक्ति एवं भावार्थ आधारित पट्टियों की सही जोड़कर मिलाइए, लिखिए। कलियां दरवाजे खोलकर दुनिया मुस्काती है, तो उसके सामने कौन सी कड़ी आती है वो आपको कविता में से लिखनी है। छम छम बूंदें गिरती और बिजली चमकती है। ठंडी हवा अपने साथ मस्ती लाती है, तो उसके साथ आएगा जब छम छम बूंदें गिरती है बिजली चमचम जाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, ठंडी हवा अपने साथ मस्ती लाती है। तो लिखित कसौटी है वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और बाद में हमारा जो पूरा सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो और आपको फ्राइडे सैटरडे तक होमवर्क जो सबमिट करना है वो आपको चैप्टर अभी हमने लास्ट में किया दोहा अष्टक चैप्टर 8 वहाँ तक ही आपको कंप्लीट करना है। पुनरावर्तन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करवा दूंगी, बाद में आपको वो सबमिट करना है।
और आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो। थैंक यू।